अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंजरी बाय फिज़िकल एजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ़िज़िकल एजेंट्स का डिफिनीशन करेंगे कि कौन कौन सी एजेंट्स हैं जिसको हम फ़िज़िकल एजेंट्स कहते हैं, और फिर उससे रिलेटेड इंजरी जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी जो काज होती है फ्रॉम द फ़िज़िकल एजेंट, वो डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल एजेंट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें एनर्जी हो। एनीथिंग विच हैव एनर्जी एंड विच कैन मूव विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड फिज़िकल एजेंट। ठीक है, तो चूँकि इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी का एक सोर्स होता है, तो इट कैन काज इंजरी और डिजीज़ एन ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल एजेंट्स में नॉइज़ है, ठीक है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस, ऑप्टिकल रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पर दिया है कि नॉइज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वैन, ह्यूमन, रेडियो, हॉर्न, ठीक है। रेडिएशन, ऑप्टिकल रेडिएशन जो है पर्टिकुलरली इन द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में जो यूज़ होते हैं, वाइब्रेशंस इसके अलावा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें होते हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह जो है इंजरी ह्यूमन बीइंग में कॉज करते हैं। सो ये जो फिज़िकल एजेंट है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कॉज कर सकते हैं इन द ह्यूमन बीइंग, लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी एंड आयोनाइजिक रेडिएशन इंजरी। एक एक को हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो मैकेनिज़्म होते हैं जिसके थ्रू ये ह्यूमन में इंजरी काज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं, उसके अंदर जो एनर्जी होते हैं, वो एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट, और ये मोमेंट तब प्रोवाइड उसमें होते हैं जब उस पर फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इन्हीं मैकेनिकल या फिज़िकल एजेंट के ऊपर फोर्सेस एक्ट करता है, सो दे काज मोमेंट। और जब ये सब एजेंट ह्यूमन बीइंग के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, तो इट काज डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेज इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो डैमेज काज करते हैं या इंजरी ह्यूमन में काज करते हैं, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उसी ऑब्जेक्ट के जिसके थ्रू वो इंजरी काज करते हैं। और वो जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। एक, जो ऑब्जेक्ट ह्यूमन में डैमेज काज करते हैं उसका शेप किस तरह है, वो ब्लंट है, शार्प है, ठीक है, तो उसकी शेप पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, कि जब वो स्ट्राइक कर जाते हैं विद द ह्यूमन बीइंग, तो वो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं व्हीकल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, गाड़ी का, कि गाड़ी अगर ह्यूमन के साथ कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं इंजरी कि ये जो ऑब्जेक्ट के साथ जो स्ट्राइक हो चुकी है, जो गाड़ी के साथ है, ये कौन सा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, ठीक है, और फिर ये किस फोर्स या किस एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं। आया ये गाड़ी जो है ये तेज़ रफ्तार थी या ये स्लो मूवमेंट करते थे। और तीसरा जो है, किस आर्गन के साथ ये कोलिजन होता है, हार्ड आर्गन है लाइक बोन, या सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ ये जो कोलिजन है वो करते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास शेप, दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी, और तीसरा टिश्यू, हमारा बॉडी का टिश्यू। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। अब जब कोलिजन हो जाते हैं, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ इंजरी जो है वो पॉसिबल है कि वो मैकेनिकल ट्रॉमा काज करें। तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वुंड प्रोड्यूस होते हैं, इंजरीज प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द मैकेनिकल ऑब्जेक्ट या फिज़िकल ऑब्जेक्ट striking with the force to the human body.
अच्छा, कंट्यूजन वॉन्ट। सो कंट्यूजन वॉन्ट हम किसे कहेंगे? वो वॉन्ट्स जो कि व्हीकल के साथ कॉमन होते हैं। जब व्हीकल जो है किसी गाड़ी जो है वो ह्यूमन के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट होता है, इंजरी होता है। तो इसमें ब्लंट ट्रामा होता है। ब्लंट ट्रामा हम किसे कहते हैं? कि हमारे पास इसमें स्किन जो है वो इंटैक्ट होगा, और इंटरनल बॉडी में हेमरेज होगी। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, जो स्किन है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें रप्चर नहीं हो चुका है, लेकिन इंटरनल टिश्यू के अंदर जो स्मॉल छोटे छोटे विसल्स है वो हेमरेजिक हो चुके हैं, वो बस्ट हो चुके हैं। तो उस हेमरेज की वजह से ब्लीडिंग होते हैं, लेकिन स्किन इंटैक्ट है, तो इसलिए हमें जो एरिया है वो डिस्कलर नज़र आएगा, पर्टिकुलरली रेडिश होगा या ब्लूइश होगा। तो सच टाइप ऑफ वुंड्स इन विच द स्किन इज इंटैक्ट बट इंटरनल हेमरेज आकर इज नोन एज कंट्यूजन वुंड्स। दूसरा है एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है कि स्किन जो है या सरफेस ऑफ द बॉडी जो है दे बिकम स्क्रैप्ड और रब। उसका जो ऊपर जो लेयर होता है वो पील होता है, वो उसकी छील की निकल जाती है ड्यू टू द एक्सीडेंट, ठीक है, जिस तरह डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम एब्रेशन कहते हैं। तीसरा है लेसरेशन। इसमें एक टीयरिंग होती है। टीयरिंग का मतलब है कि वो फट जाते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया जो है ड्यू टू द मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो जो है टीयर हो जाता है। वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह नज़र आते हैं जिस तरह हम एक चीज़ को पालते हैं, ठीक है। और ये भी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से काज होते हैं। सॉरी। इसके जो एजेस होंगे, जिस पॉइंट पे वो टीयरिंग होगी, उसकी जो एजेस होंगे दे विल बी अपीयर एज इरेगुलर। जिस तरह आप लोग देख चुके होंगे कि किसी का सर जो है वो ट्रामा हो जाता है हेड की, इस तरह डायग्राम में आप लोगों को नज़र आते हैं। चौथा है इंसाइज्ड वोंड। इंसाइज्ड वोंड वो वोंड होते हैं जो कि शार्प इंस्ट्रूमेंट या शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। लाइक अगर किसी को नाइफ के साथ कट लग जाते हैं या छुरी के साथ कट लग जाते हैं, ठीक है, या सर्जिकल इंसिजन जो हम देते हैं, ठीक है। सो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं विच प्रोड्यूस द इंसिजन लाइक वोंड, सो दे आर कॉल्ड इंसाइज्ड वोंड, जिस तरह डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। पंक्चर वोंड। पंक्चर वोंड का मतलब होता है कि एक लॉन्ग और नैरो ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कोई एक लॉन्ग एंड नैरो ऑब्जेक्ट जो है बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, एंटर हो जाते हैं, जो कि एक होल सा प्रोड्यूस करेंगे, तो इस वोंड को हम कहते हैं पंक्चर। जिस तरह हम कहते हैं ना टायर पंक्चर हो गया, तो टायर पंक्चर कब होता है? जब कोई कील या कोई इस तरह की नैरो ऑब्जेक्ट और शार्प ऑब्जेक्ट उसके अंदर चले जाए, तो वहाँ पर एक छोटा सा सुराख बन जाते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड पंक्चरिंग। लाइक गन शॉट जो है वो भी पंक्चर का एक फॉर्म होता है, क्योंकि वो जो है शार्प ऑब्जेक्ट होता है एंड दैट काज अ होल इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर आप लोग ये पाव जो फूड जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं, शायद कील इसमें जो है एंटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक होल सा प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पंक्चर वोंड। अब दूसरा जो टाइप ऑफ इंजरी है वो थर्मल इंजरी होता है। थर्मल इंजरी का मतलब है कि इंजरी प्रोड्यूस बाय हाई और लो टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो इंजरी प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इंजरी, चाहे वो ज़्यादा टेम्परेचर के साथ हो या लो टेम्परेचर के साथ हो, ठीक है। और एक स्पेशल फॉर्म जो उसमें है वो बर्निंग है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द थर्मल इंजरी है। थर्मल बर्न का अक्सर जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं।
पर्टिकुलरली अक्सर वो हार्ट लिक्विड या हार्ट वाटर के साथ के अंदर जो है हाथ रखते हैं या अपने ऊपर डालते हैं, तो इसकी वजह से वो इंजरी होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल बर्न। बर्न जो है ये दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं फुल थिकनेस बर्न और एक को हम कहते हैं पार्शल थिकनेस बर्न। ये आगे हम डिग्रीज जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएंगे। बर्न की सिवियरिटी डिपेंड करते हैं 4 चीज़ों के ऊपर। पहला उसमें है डेप्थ ऑफ द बर्न। डेप्थ ऑफ द बर्न का मतलब ये है कि कितना बंदा जो है वो बर्न हो चुका है, वो जो आग है या वो जो हार्ट लिक्विड है जिसकी वजह से बर्निंग काज हुआ है वो कितना गर्म थे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड डेप्थ। और कितनी % ऑफ द बॉडी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरा ये है कि इंटरनल बर्निंग हो चुकी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह में आग लग जाती है तो वो ऑब्जेक्ट जब बर्न होते हैं तो उससे जो धुआं निकलते हैं, आया वो धुआं ह्यूमन ने उस धुएं को इनहेल किया है या नहीं। अगर इनहेल किया है तो ये इंटरनल जो बर्निंग है वो कॉज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इंटरनल इंजरीज हो चुकी है या नहीं। अगर उन्होंने इनहेलेशन की है, उस फ्यूम्स को इनहेल किए हैं, सो दैट विल नोन एज इंटरनल बर्निंग। और चौथा है कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर इसकी मैनेजमेंट सही टाइम पे ना की गई सो दैट कैन काज वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम देखेंगे बर्न पेशेंट में कि ये मौजूद है या नहीं। यहाँ पर आप लोग बर्निंग देख सकते हैं, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ बर्न, हम बर्न को 4 डिफरेंट डिग्रीज में डिवाइड करते हैं डिपेंड अपॉन इट्स सीवियरिटी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न हम उसको कहेंगे जिसमें स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस वो जस्ट बर्न हो चुके होते हैं, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। ये जो बर्निंग है दैट विल बी पेनफुल, ठीक है। ड्राई होगा स्किन की सरफेस, ब्लिस्टर जो छिलके होंगे या तो वो प्रेजेंट होंगे या नहीं, और जो जिस साइड बर्न हो चुके हैं वो रेड नज़र आएगा। सेकंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस का कुछ हिस्सा भी इन्वॉल्व होगा। और ये जो बर्न एरिया है इट विल बी लुक लाइक रेड, ब्लिस्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। और एरिया मे और मे नॉट बी स्वॉलन, ठीक है, और पेनफुल तो होंगे, एडिमा होगी या नहीं होंगी। जबकि थर्ड डिग्री बर्न में पूरा एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होगा ही, लेकिन डर्मस भी पूरा इन्वॉल्व होता है। सेकंड और थर्ड में जस्ट डिफरेंस ये है कि सेकंड में जस्ट अ पार्ट ऑफ डर्मिस का जो 5 डिफरेंट लेयर है उसमें से कुछ लेयर इन्वॉल्व होंगे, जबकि थर्ड डिग्री में पूरा डर्मिस की जो लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होगी। और सम टाइम ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो स्किन की नीचे डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, वो भी बाज़ औक़ात इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बर्न साइड जो है वो वाइट या ब्लैक नज़र आएगा। 4th डिग्री बर्न जो है दैट इज़ सीवियर फॉर्म, ठीक है। इसमें बोथ लेयर ऑफ द स्किन यानी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व होंगे, और उसके नीचे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। अब चूँकि इसमें डर्मिस और नीचे उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो जो नर्व सप्लाई होती है पर्टिकुलर टिश्यूज़ में वो भी इसमें बर्न हो जाते हैं। तो इस सच टाइप ऑफ बर्निंग में कोई सेंसेशन ऑफ द पेन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि नर्व्स यहाँ पर भी डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ द बर्न दैट इज़ द 4th डिग्री बर्न। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में जस्ट सुपरफिशियल लेयर आप लोगों को नज़र आता होगा, ये वाला एपिडर्मिस वो इन्वॉल्व है। सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है और डर्मिस का कुछ हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन थर्ड डिग्री में आप लोग देख सकते हैं कि एपिडर्मिस पूरा इन्वॉल्व है, डर्मिस भी पूरा इन्वॉल्व है, और
सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ जो है वो भी इसमें थोड़े बहुत इन्वॉल्व है, ये जो नज़र आते हैं येलोइश कलर। जबकि 4th डिग्री में पूरा जो स्किन लेयर है वो इन्वॉल्व है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस, और नीचे जो टिश्यूज़ है मसल वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो मसल को जो नर्व सप्लाई होगी वो भी इसमें बर्न हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई पेन सेंसेशन नहीं होगी। अब हम फुल थिकनेस बर्न और पार्शियल थिकनेस बर्न किसे कहेंगे? तो फुल थिकनेस बर्न हम उसी पेशेंट को उसी बर्निंग को कहेंगे जिसमें पूरा स्किन का लेयर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका हो, यानी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों। और इसकी डर्मिस और एपिडर्मिस के अलावा डर्मल अपेंडेजेस, जो डर्मल से अपेंडेजेस निकलते हैं तो वो भी इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं दैट इज़ नेसेसरी फॉर एपिथेलियल रीजनरेशन। तो अब इस सच टाइप ऑफ बर्निंग में, यानी फुल थिकनेस बर्निंग में कोई एपिथेलियल रीजनरेशन नहीं होगी, यानी दिस इज़ द सिवियर और द सिवियर फॉर्म ऑफ द बर्न। और 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न जो है उसको हम फुल थिकनेस बर्निंग कहते हैं, जिस तरह डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि स्किन जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, स्किन नज़र नहीं आती, और इसकी जो नीचे जो टिश्यूज़ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जबकि पार्शियल थिकनेस में जो है हमारे पास एपिडर्मिस और डर्मिस ओनली इन्वॉल्व होता है। अपेंडेजेस ऑफ द डर्मिस जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1st और 2nd डिग्री बर्न आते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट ऊपर पोर्शन जो है डर्मिस का कुछ हिस्सा और एपिडर्मिस वो इन्वॉल्व है, बाकी जो अपेंडेजेस है सबक्यूटेनियस टिश्यू या नीचे उसके जो मसल्स है वो बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल थिकनेस बर्न। अब एक रूल्स यूज़ होते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इस बंदे में कितना % हिस्सा जो है वो बर्न हो चुके हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल्स ऑफ 9। रूल ऑफ 9 इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर एरिया को 9% देते हैं। यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने दिया है कि अगर आपके साथ पूरा हेड इन्वॉल्व है, यानी फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, तो इसको हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज 9% बर्न। लेकिन अगर फ्रंट साइड है ओनली तो दैट इज़ 4.5 एंड बैक साइड दैट इज़ आल्सो 4.5, सो टोटल बिकम 9, ठीक है। फ्रंट ऑफ द बॉडी टोटल जो ट्रंक रीजन है फ्रॉम द नेक टू द पेरिनियम रीजन, अगर ये पूरा एरिया इन्वॉल्व है सो दैट इज़ 18। लेकिन अगर इसके साथ बैक साइड भी इन्वॉल्व है सो 18 वो हो गई, ठीक है। फिर अपर लिम्ब की तरफ आते हैं, तो अपर लिम्ब का अगर एक हिस्सा इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल फ्रंट, सो दिस इज़ 4.5, पोस्टीरियर के लिए भी 4.5, तो टोटल बन गया हमारे पास 9। इसी तरह लेफ़्ट हैंड के लिए, जबकि राइट हैंड के लिए राइट फुट के लिए अगर एक साइड इन्वॉल्व है तो 9%, अगर दो साइड इन्वॉल्व है तो 18% फॉर वन फुट और फॉर अदर सेम। तो इस टोटल को आप प्लस कर लें, 9 फॉर द हेड, ठीक है, 36 फॉर द ट्रंक, सो इट बिकम 45, 9 प्लस 36, ठीक है। फिर 9 एक लिम्ब हैंड के लिए और 9 दूसरे हैंड के लिए, सो दैट इज़ 18 पर वन फुट एंड 18 पर अदर फुट, सो दैट इज़ 36, ठीक है। और जो 1% रह जाते हैं दैट इज़ फॉर द पिनाइल रीजन, ठीक है। सो इसको अगर हम प्लस कर ले तो इट इज़ इक्वल टू 100%, ठीक हो गया। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बंदा कितना % उसमें बर्निंग हो चुके हैं। अब दूसरा फॉर्म ऑफ द थर्मल इंजरी जो है वो है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हम उस कंडीशन को कहेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। नॉर्मल जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं, 38.3 से ज़्यादा हो जाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया, या अगर हम फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर ले तो दैट इज़ इक्वल टू 100.9 फ़ारेनहाइट। अब हाइपरथर्मिया कब प्रोड्यूस होगा?
जब एक बंदा जो है इसी टेम्परेचर को यानी ग्रेटर देन 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड को लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज हो जाए, सो दे विल डेवलप हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया से क्या होगा? हीट क्रैम्पिंग होगी, हीट एग्जॉशन होगी या हीट स्ट्रोक होगा। अब हीट क्रैम्प किसे कहते हैं? हीट क्रैम्प कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ड्यू टू द स्वीटिंग, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है, हाइपरथर्मिक कंडीशन होता है, तो बॉडी से ज़्यादा स्वीटिंग होती है। ठीक है, तो स्वीट में क्या होता है? सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी आ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारा वॉलंटरी मसल है, स्केलेटल मसल है, वो क्रैम्पिंग स्टार्ट कर जाते हैं, खुद ब खुद वो कंट्रैक्शन का जो है काज कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्पिंग, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हीट क्रैम्पिंग। पर्टिकुलरली ये होता है इन द वेगरस एक्सरसाइज के दौरान। मैकेनिज़्म इसका क्या है कि इसकी जो हीट डिस्पेटिंग मैकेनिज़्म है, जो हीट लॉस मैकेनिज़्म है, वो ख़त्म हो जाते हैं। हीट लॉस मैकेनिज़्म क्या है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन। ये आप लोगों ने थर्मो रेगुलेशन में पढ़े हैं कि किस तरह कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू लॉस ऑफ हीट होते हैं। तो जब ये मैकेनिज़्म, ये तीन मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसमें फिर कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट स्वीटिंग होती है, स्वीटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस काज मसल क्रैम्पिंग। हीट एग्जॉशन मोस्ट कॉमनली हाइपरथर्मिया की वजह से जो कंडीशन होते हैं वो हीट एग्जॉशन होते हैं। हीट एग्जॉशन हम किसे कहते हैं? सडन प्रोस्ट्रेशन एंड कोलैप्स। इसमें जो है बंदा अचानक जो है फेंट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एंड बाज़ औक़ात उसका जो रिस्पायरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि हीट एग्जॉशन में अक्सर लोग जो है उससे स्वीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाते हैं, और वाइटल आर्गन पर्टिकुलरली ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलते, जिसकी वजह से बंदा जो है वो प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं एंड देन कोलैप्स्ड। ठीक है, लेकिन यूजुअली ये जो कोलैप्स है ये ब्रीफ टाइम के लिए होता है। अगर पेशेंट को आपने जल्दी से रिहाइड्रेट किया, उसको फ्लूइड दे, हाइपोवॉल्यूमिया को करेक्ट कर दिया, तो ये जल्दी वापस जो है इक्विलिब्रियम में बंदा आ सकते हैं, अवेक हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक वो डिहाइड्रेट रहा तो इसमें फिर आर्गन डैमेज होगा एंड दैट विल बी इर्रिवर्सिबल। गर्मियों में जो अक्सर होता है लोग गिर जाते हैं, सो दैट इज़ द हीट एग्जॉशन। हीट स्ट्रोक, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कई साल पहले कराची में इंसिडेंट आए थे हीट स्ट्रोक के। तो हीट स्ट्रोक में दो चीज़ें होती हैं, एक उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाते हैं, 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाते हैं, और दूसरा उसमें ह्यूमिडिटी हाई होता है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाते हैं। हमारे बॉडी से जो हीट लॉस होते हैं दैट डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक वेपर्स। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हीट लॉस कम होगी, अगर वहाँ पर कम है तो हीट लॉस ज़्यादा होगी। लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाते हैं तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी नहीं होते। ठीक है, तो जब हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी नहीं होती तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, या जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और बंदा जो है वो फिर स्वीटिंग उससे भी नहीं होती, हीट लॉस भी नहीं होती, यानी जो थर्मोडाइनामिक होते हैं, जो
थर्मोडाइनामिक हम कहते हैं द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द हार्ट, वो नहीं होती, क्योंकि हीट लॉस तब होगी जब हमारे पास एक ग्रेडियंट मौजूद हो। सपोज ये हमारे पास है एटमॉस्फेयर, इसमें टेम्परेचर है लेट सपोज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है बॉडी, उसमें है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये बॉडी जो है दिस इज कंसिडर एज कोल्ड बॉडी कंपेयर टू दिस दैट इज हॉट। तो थर्मोडाइनामिक लॉ के मुताबिक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है हीट फ्लो करेंगे, तो यहाँ से आएंगे इसकी तरफ, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक में हमारे पास टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो बॉडी की टेम्परेचर से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उल्टा जो हमारे पास हीट है वो एनवायरनमेंट से इनसाइड द बॉडी आती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक इस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर ये उलट है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पर 38 है, तो फिर लॉस ऑफ हीट होंगी। तो हीट स्ट्रोक अक्सर तब आते हैं जब हम रेक्टल रूट के थ्रू टेम्परेचर को मेजर करें और वो 106 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि द पेशेंट इज़ इन द हीट स्ट्रोक। इसके मॉर्टेलिटी रेट जो है वो मोर देन 50% है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, डायलेशन करते हैं। तो फिर हाई डायलेशन की वजह से क्या हो जाएंगी, पेरिफेरल जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्रेशर कम होने की वजह से फ्लो ऑफ ब्लड बिकम स्लो एंड द ब्लड बिकम पूल इनसाइड द ब्लड वेसल। तो वाइटल ऑर्गन को फिर ब्लड नहीं पहुंचेंगे, पर्टिकुलरली ब्रेन एंड द हार्ट। सो द ब्रेन में वो प्रोस्टेशन एंड अनकॉन्शियसनेस काज करेंगी, और हार्ट में जो है दैट काज नेक्रोसिस, ठीक है। सो इसलिए मॉर्टेलिटी रेट इसका हाई है। अब हाइपोथर्मिया, लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर क्या असर करते हैं, तो जब हमारी बॉडी जो है इससे एक्सेस ऑफ हीट लॉस हो जाते हैं, ठीक है, फास्टर देन इट गेन, जितने रेट के साथ वो हीट गेन करते हैं उस रेट से ज़्यादा वो लॉस करे, सो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथर्मिया। और ये कब होगा, जब हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए लो टेम्परेचर को एक्सपोज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इस इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है, और बंदा जो है बर्फ़ में खड़ा है, तो उसका हीट गेन जो मैकेनिज़्म है वो बहुत स्लो है, क्योंकि हीट है ही नहीं। तो इसमें अगेन वो लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक यूज़ होगा, हॉट बॉडी से हीट फ्लो करेंगे इनटू द कोल्ड। अब हॉट बॉडी आपकी बॉडी है, अपना बॉडी है, और कोल्ड बॉडी एनवायरनमेंट है, तो आपकी बॉडी से हीट जाएंगे इनटू द एनवायरनमेंट, तो बॉडी की जो टेम्परेचर है वो लो होंगे, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अक्सर ये जो एडिक्ट्स होते हैं, होमलेस एडिक्ट्स जो घरों से बाहर होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उन लोगों में ये कंडीशन डेवलप होते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर 90 के करीब होता है तो इसमें जस्ट अनकॉन्शियसनेस होते हैं, लेकिन अगर बॉडी के टेम्परेचर 90 से भी कम हो जाते हैं सो ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन भी काज होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में फिर जो सेल है वो इट बिकम फ्रीज, क्योंकि सेल के अंदर फ्लूइड है और वो फ्लूइड फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही टिश्यू में भी तो इट काज नेक्रोसिस, इंजरी उसमें होगी, ठीक है, क्योंकि सेलुलर मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। अब ये इंजरी जो है ये दो तरीके से काज होंगे, या तो डायरेक्ट इफेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा कि सर्कुलेटरी चेंजेस आएंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी चेंजेस किस तरह होंगी कि
मैंने बता दिया कि हाई टेम्परेचर की वजह से वेजोडाइलेशन होते हैं, जबकि लो टेम्परेचर की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होते हैं। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जब हो जाते हैं तो एंडोथेलियल सेल के दरमियान जो जंक्शन होते हैं, इट बिकम वेरी, वो जंक्शन जो है उसके दरमियान जो परमिबिलिटी होते हैं दैट बिकम हाई। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, एडीमा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज होंगी तो ज़्यादा एडीमा होगा, अगर कम होगी तो कम एडीमा होगा। और ये जो चेंजेस आएंगी दैट इज़ नोन एज ट्रेंच फूट। ट्रेंच फूट ये एक टर्म यूज़ हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो इसमें कुछ सोल्जर जो थे वो लो टेम्परेचर वाली एरियाज़ में उसकी ड्यूटी थी, तो उसके जो फूट थे वो अजीब किस्म की हो गई थी। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा कोई बंदा जो है ज़्यादा देर तक पानी में पाँव रख दे है या हाथ रखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंच फूट। तो उसी सोल्जर का फूट भी उसी तरह हो गई थी। तो वेजो कंस्ट्रक्शन या सर्कुलेटरी चेंजेस ड्यू टू द हाइपोथर्मिया में वो ट्रेंच फूट लाइक कंडीशन जो है वो अपीयर होते हैं। अब लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द हाइपोथर्मिया में एक तो एडिमा होते हैं, दूसरा जो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड सही तरह से नहीं होते। सो दैट विस्कोसिटी की वजह से फ्लो ऑफ ब्लड सही नहीं तरह होती तो ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचेंगे एंड काज इस्कीमिक इंजरी। ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इस्कीमिक इंजरी रही सो दैट काज डीजेनरेशन पर्टिकुलरली इन द नर्व्स। ठीक है, तो फिर आपको पेन सेंसेशन भी नहीं हुई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो है इंजर हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत पेन उसको होते हैं, तो वो बर्फ़ का एक टुकड़ा अपनी इंजर्ड साइड के साथ लगा देते हैं फॉर सम टाइम, उससे उसका जो पेन है वो कम हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो नर्व है वो अपना फंक्शन लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो दैट द पेन सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये आप लोग ये डायग्राम है दिस इज़ कॉल्ड ट्रंच फूट। ठीक है, इसको हम ट्रंच फूट कहते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द हाइपोथर्मिया। अब जो डायरेक्ट इफेक्ट है हाइपोथर्मिया का वो है फिजिकल डिसरप्शन ऑफ द सेल। सेल को डायरेक्टली वो उसका जो शेप है, मॉर्फोलॉजी है, उसको चेंज करते हैं। और दूसरा कि उसके अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन होते हैं इट बिकम क्रिस्टल। ठीक है, साल्ट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं या टिश्यू का जो शेप है वो चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द हाइपोथर्मिया। तीसरा जो हमारे पास इंजरी का टाइप है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजरी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काज होते हैं, पर्टिकुलरली इन द वर्क प्लेस और होम, जो कि लो वोल्टेज बिजली होते हैं फ्रॉम 120 टू 220 वोल्ट होता है, या फ्रॉम द हाई वोल्टेज करंट जो कि पावर लाइंस में होते हैं 1100 वोल्ट बिजली जो होते हैं। तो इन दोनों की वजह से जो इंजरी काज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजरी, और ये फैटल होता है, लीथल होता है, जानलेवा होता है। सो इलेक्ट्रिकल इंजरी से हमारे पास दो किस्म की कंडीशन डेवलप होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल बर्न और दूसरा होते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डिक एंड रिस्पायरेटरी फेलियर। अब इलेक्ट्रिकल इंजरी की वजह से जो काज होते हैं इंजरी, उसके टाइप, सिवियरिटी और एक्सटेंट ऑफ बर्निंग, कि कितना बर्निंग हो चुकी है, कितना जो बॉडी है उसमें इन्वॉल्व है और कौन से टाइप ऑफ इंजरी है, ये डिपेंड करते हैं करंट की वोल्टेज के ऊपर कि कितनी एम्पियर का करंट है। अगर हाई एम्पियर करंट हो तो वो ज़्यादा इंजरी काज करेंगे, मोर सीवियर, मोर एक्सटेंट। ठीक है, अगर कम एम्पियर वाले करंट होंगे तो दैट विल काज लेस सीवियर एंड लेस एरिया विल
occupy and that type of injury. अब वर्क प्लेस पर या आमतौर पर घरों में जो बिजली होती है दे हैव लो वोल्टेज 120 to 220, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतना इनफ होते हैं कि जब वो पास हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी सो काज इंजरी। अब किस तरह ये प्रोड्यूस करते हैं, तो जब किसी को बिजली का झटका लगता है और वो झटका जो है परसिस्टेंट रहता है, अगर आपने हटा दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो आपको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, सो इट विल प्रोड्यूस बर्न, उसकी वजह से बर्निंग होगी उस स्पेसिफिक साइट पे के अंदर जो उसके साथ स्ट्राइक कर गए हैं, ठीक है, और दैट विल कॉज द बर्निंग इंजरी। अब जो हाई करंट वोल्टेज है वो भी इसी तरीके से इंजरी काज करते हैं, लेकिन वो उसका ड्यूरेशन थोड़ा रैपिड होता है, एक्शन जो है थोड़ा रैपिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो वोल्टेज। और साथ ही वो पैरालिसिस ऑफ द मेड्यूलरी सेंटर, पर्टिकुलरली द विज़ोमोटर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर, उन दोनों को भी पैरालाइज करते हैं, जिसकी वजह से बंदा जो है वो मर जाते हैं। अब चौथा जो है वो इंजरी बाय आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। जो आयोनाइज रेडिएशंस हैं होते हैं हमारे पास, वो इंजरी काज करते हैं। रेडिएशन हम किसे कहते हैं? रेडिएशन इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल विद द हाई स्पीड इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, बेसिकली एनर्जी है, लेकिन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं विद हाई स्पीड, ठीक है। तो हाई स्पीड के साथ जब वो ह्यूमन के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं तो उसके अंदर की सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो डीनेचरिंग करते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल डीनेचर होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को डैमेज करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनील्स, ऑर्गेनील जो है सेल टिश्यू जो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो अगर आपके साथ मॉलिक्यूलर लेवल पर भी इंजरी हो जाते हैं और वो जो डीनेचरिंग होते हैं, सो दैट कैन काज द फेल्योर ऑफ द होल सिस्टम। रेडिएशंस के हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है आयोनाइजिंग और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं कि जब वो रेडिएशन हमारे बॉडी के साथ जो है स्ट्राइक कर जाते हैं, तो बॉडी में जिस तरह बता दिया मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स की जो एटम्स है उस एटम्स को जस्ट ये वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस करते हैं। आयोनाइजेशन हम किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये एटम के अंदर न इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और न इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, तो इसी वजह से हम इसको नॉन आयोनाइज रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि ये कोई आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करते, जस्ट वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द एटम। इसके एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, साउंड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी कम होता है। यहाँ पर आप लोग जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग है, इसका फ्रीक्वेंसी आप दो लोग देख लें, इट इज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये वाइब्रेशन काज करते हैं, आयोनाइजेशन काज नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ आयोनाइजिंग रेडिएशन की तरफ आप लोग देख लें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड इट काज आयोनाइजेशन, या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे फ्रॉम द एटम या इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। सपोज ये हमारी बॉडी का एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका शेल हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कोई रेडिएशन आ जाते हैं
और इस एटम के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, सो दैट विल बी कॉल्ड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। लेकिन अगर एक वेव है वो आकर इसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक कर गया और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया फ्रॉम द सेल, सो दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या एनर्जी भी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, या ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। उसकी जो सोर्स है दैट इंक्लूड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज एंड गैमा रेज। इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, एनर्जी भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, एफ प्लस ई विल बी हाई। और दूसरा है हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडियोथेरेपी कहते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग लाइक सीटी स्कैन, एक्सरेज। ठीक है, और इसके अलावा थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप्स, मुख्तलिफ के आइसोटोप्स हम देते हैं ह्यूमन में, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, लीजन को भी फाइंड आउट करते हैं, या हम थेरापी के लिए भी यूज़ करते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या मुख्तलिफ फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं जिसकी थ्रू हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन जो है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक तो ये उसकी यूजेस हो गई कि ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ख़तरनाक है। दैट इज़ म्यूटोजेनिक, म्यूटेशन काज करते हैं डीएनए में, कैंसर भी काज कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक है, और साथ ही टेरेटोजेनिक है। प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं, फीटस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एस्पेक्सिया। अच्छा, उसका जो रेडियो बायोलॉजिकल प्रोसीजर जो इफ़ेक्ट है वो क्या होंगे, तो वो जो इफ़ेक्ट है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। रेट ऑफ डिलीवरी, कि कितना रेज जो है आयोनाइजिक रेडिएशन जो है वो पास आउट होते हैं इनटू द ह्यूमन। ठीक है, फील्ड साइज, कितना एरिया जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अगर लार्ज एरिया एक्सपोज है, डोज आपने कम यूज़ की है, रेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आपको कम है, लेकिन एरिया ज़्यादा है, तो ये कम रेडिएशन, जो कम साइड इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर डोज इसका ज़्यादा है और एरिया कम है, तो ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। या आपके पास एरिया कम है लेकिन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। या एरिया कम है लेकिन उसके लिए जो डोज है वो ज़्यादा है, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा सेल प्रोलिफरेशन, सेल की जो प्रोलिफरेशन है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, पर्टिकुलरली द रैपिड डिवाइडिंग सेल। रैपिड डिवाइडिंग सेल ऑफ द बोन मैरो हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है वो रैपिडली डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो काजिंग इनीमिया। इस तरह मुख्तलिफ जीआईटी में भी सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड होते हैं, तो काज जीआईटी कैंसर्स। इसके अलावा इट काज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किस तरह डेवलप होते हैं, क्योंकि जब जो रेडिएशंस है वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होते हैं उससे पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इट काज रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को डिसोसिएट करते हैं। जब रेज जो है वाटर से पास आउट हो जाते हैं, सो इट कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और साथ ही इसमें जो
ऑक्सीजन स्पीशी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, वो प्रोड्यूस होते हैं। और आप लोगों को पता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी काज हाइपोक्सिया, इस्कीमिया विच लीड्स टू द हाइपोक्सिया एंड लीड्स टू द हाइपोक्सिक इंजरी। लेकिन बाज़ जगहों पर ये जो प्रोडक्शन ऑफ ROS है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आयोनाइजिंग रेडिएशन को फोकस किया है एक ट्यूमर के ऊपर जो कि रैपिडली डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी उसको कम है, आपने उसी टिश्यू के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास एक ट्यूमर, ठीक है, तो ट्यूमर भी एक सेल होता है, एबनॉर्मल सेल होता है, इसमें भी वाटर होते हैं। तो आपने फोकस किया आयोनाइजिंग रेडिएशन को इसकी तरफ, तो इसमें जो वाटर होंगी दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन स्पीशी विच वी कॉल्ड ROS। तो ROS क्या करेंगी, इसी अपनी ही ट्यूमर के अंदर वो सेलुलर डैमेज काज करेंगे, यानी जो कैंसर सेल है उसको डिग्रेड करेंगे। सो इसी तरीके से हम रेस को यूज़ करते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल टिश्यू की तरफ फोकस है तो उस नॉर्मल टिश्यू में भी इसी तरह डैमेज काज करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से निक्रोसिस होगी। तो इसमें जो फोकसिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वास्कुलर डैमेज, अगर वो फोकस है ब्लड वेसल की अंदर की तरफ तो इट काज एंडोथेलियल इंजरी। और आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि एंडोथेलियल इंजरी की वजह से क्या होते हैं, प्लग की फॉर्मेशन होते हैं, वेसल के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बन जाते हैं जो विच विल बिकम थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस की वजह से क्या हो जाते हैं, अक्लूजन हो जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है वो काज होते हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है जितने भी वो काज होते हैं। इसके अलावा DNA को भी डैमेज करता है, पर्टिकुलरली उसमें म्यूटेशन काज करते हैं। और जो एबनॉर्मल DNA आप लोगों के साथ पे बन जाते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन, तो वो म्यूटेटेड DNA या म्यूटेटेड जीन जो होंगे दैट विल प्रोड्यूस न्यूप्लेस्टिक सेल और इट विल काज न्यूप्लेजिया। यहाँ पर बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, इसको मैंने समराइज़ किया है। तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं ब्रेन से। ब्रेन में ये क्या काज करेंगे, एडल्ट के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली जो फीटस होते हैं उसमें ये मल्टीपल डिजीज़ काज करेंगे, लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन एंड ग्लाइल सेल। जो न्यूरोग्लिया है या न्यूरॉन है उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो बच्चा पैदा होते हैं वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर इस क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, काज एरिथीमा, एरिथीमेटस टिश्यूज उसमें बन जाते हैं या उसमें एडीमा बन जाते हैं। इसके अलावा डिसपिगमेंटेशन, जो पिगमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की पिगमेंट वो उसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने जो डिज़ीज़ देखे होंगे जिसको हम पश्तो में ब्रगे कहते हैं, ठीक है, डिस्कलरेशन जो होते हैं वो डिजीज़ इसमें स्किन की काज होते हैं। इसके अलावा एट्रोपी और कैंसर, स्किन कैंसर भी कॉमन है। लंग्स में एडीमा एंड द एडीमा लीड्स टू द एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, ठीक है। और इसके अलावा लंग्स फाइब्रोसिस अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो। लिम्फ नोड में लिम्फ नोड लॉस और साथ ही एट्रोपी एंड फाइब्रोसिस। GIT में म्यूकोजल इंजरी जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्राइटिस काज होगा और गैस्ट्राइटिस विल लीड टू द अल्सरेशन। और फाइनली अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो तो काज फाइब्रोसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल, जिसकी वजह से फिर मल्टीपल डिजीज़ जो है वो अपीयर होंगे। गोनेड्स, इस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है।
टेस्टिस में इट काज डिस्ट्रक्शन, जो उसकी फंक्शनल सेल होते हैं उसमें ये डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम जो है उसके ऊपर इफेक्ट होगी, प्रोड्यूस नहीं होंगी, जिसकी वजह से अगर स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस नहीं होती तो स्पर्मेटाइड भी नहीं होंगी और स्पर्म भी नहीं होंगे, तो द पर्सन विल बिकम स्टेराइल। फीमेल में भी ये ओवरीज की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। तो जर्म सेल है और ग्रेनुलोसा सेल विच प्रोड्यूस ओवरीज एंड पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी, तो वो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लेट साइन उसके क्या है, एट्रोपी एंड फाइब्रोसिस ऑफ द गोनेड्स, यानी परमानेंट लॉस ऑफ द फर्टिलिटी उसमें फिर होते हैं। सो ये समरी थी कि किस तरह ये मुख्तलिफ आर्गन में ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए में किस तरह ये म्यूटेशन करते हैं, तो दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट डीएनए डैमेज काज करते हैं और दूसरा बाय इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या करेंगे, आयोनाइजेशन काज करेंगे, जिस तरह मैंने मैकेनिज़्म बता दिया। और आयोनाइजेशन के बाद ये क्या बनते हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आरओएस बनेंगे। तो आरओएस क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेंशन को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। सो वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ द आरओएस जो है दैट विल काज डीएनए डैमेज, और एक डायरेक्टली डीएनए को भी डैमेज होते हैं। अगर डीएनए डैमेज कम है सो दैट विल बी रिपेयर, डीएनए में रिपेयरिंग हो जाएंगे और नॉर्मल टिश्यू बनेंगे। लेकिन अगर डीएनए रिपेयरमेंट नहीं हो गई, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें रिपेयर नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर रिपेयर नहीं होती तो फिर इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन होगी। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होगी और सेल डेथ ज़्यादा होगी, नेक्रोसिस ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर एबनॉर्मल रिपेयरिंग हो गई तो इससे क्या हो, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो एबनॉर्मल रिपेयर सेल टेराटोजेनिक हो सकते हैं जो कि प्लेसेंटा को काज करके फीटस के अंदर मुख्तलिफ डिजीज़ काज करेंगी, जिस तरह हमने मेंटल रिटार्डेशन की बात की। ठीक है, या वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, काज कैंसर। सो ये थे हमारे पास इंजरी बाय फिज़िकल एजेंट, मुख्तलिफ इंजरीज़ हमने पढ़ी और उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर कि कौन कौन से इंजरीज वो काज करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।